नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। सहारनपुर में गवाह को जान से मारने की धमकी। चाचा की हत्या के मामले में गवाह है युवक, अनजान नंबर से आ रहे धमकी भरे फोन। सहारनपुर में हत्या मामले में गवाह एक युवक को परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिल रही है। युवक ने एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। मामला थाना तीतरो के गांव रादौर का है। युवक का कहना है कि उस पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस ने युवक की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। गांव रादौर के मनीष कुमार ने बताया कि 3 नवंबर 2021 को उसके चाचा नेपाल सिंह के गांव के 3 लोगों पर हत्या का आरोप है। मनीष ने अपने चाचा की हत्या के मामले में सत्यपाल उर्फ पप्पू, ठाठ सिंह व धारा को नामजद कराया था। पुलिस ने धारा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन सत्यपाल और ढाट सिंह फरार हैं। बच्ची को जन्म देने के बाद मां की कोरोना से मौत। 10 जनवरी को पॉजिटिव आई थी महिला। सहारनपुर में एक्टिव केसों की संख्या 843 हो गई। सहारनपुर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिले में कोरोना संक्रमित एक प्रसूता की बच्ची को जन्म देने के बाद मौत हो गई। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 843 तक पहुंच गई है। कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में महिला सहित अब तक करीब 442 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतक महिला के ससुर यशपाल ने बताया कि उनकी पुत्र वधू मीनू गर्भवती थी। मीनू का इलाज सहारनपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। निजी चिकित्सक को गर्भवती महिला में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद चिकित्सक ने जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी कराने के लिए भेज दिया। जिला महिला अस्पताल में 9 जनवरी को मीनू का कोरोना टेस्ट हुआ, जो पॉजिटिव आया। गर्भवती महिला की हालात को देखकर चिकित्सकों ने उसे 10 जनवरी को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया था। 11 जनवरी की देर शाम को गर्भवती महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। 12 जनवरी की सुबह 3:20 पर प्रसूता ने दम तोड़ दिया। हापुड़ में चेकिंग के दौरान कार में मिले 34 लाख कैश। चुनावों में इस्तेमाल की आशंका। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होना शुरू हो गई है। इसी बीच हापुड़ जिले में चेकिंग के दौरान एक कार का हुटर हटाने को लेकर ली गई तलाशी के दौरान पुलिस को 34,70,000 रुपए मिले। पुलिस ने कार सवार से पूछताछ करनी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इन रुपयों का चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पुलिस ने आयकर विभाग को बुला लिया है। फिलहाल पुलिस कार सवार से पूछताछ में जुटी है। मामला हाफिजपुर इलाके का है। जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम को सीओ तेजवीर सिंह के नेतृत्व में हाफिजपुर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ बुलंदशहर रोड बाईपास के समीप बैरियर पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी एक उत्तराखंड नंबर स्कॉर्पियो कार नोएडा से हापुड़ की ओर आती दिखी, जिसे रुकने का इशारा कर उसका हुटर हटाने लगे। हुटर की बात पूछी तो कार चालक ने बता दिया कि पहले एक विधायक के पास यह गाड़ी रहती थी, जिस पर मामला संदिग्ध मिलने पर कार की तलाशी शुरू कर दी गई, तो उसमें बैग में 34,70,000 की नकदी बरामद हुई है। काबुल में तालिबान सरकार की सेना को निशाना बनाकर किया विस्फोट। 9 लोग हुए घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इस्लामिक अमीरात की सेना के वाहन को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया, जिसमें 9 लोग और सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान में आंतरिक मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह हमला काबुल में हुआ है। विस्फोट उस वक्त हुआ जब सेना के वाहन गुजर रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक काबुल के पुलिस डिस्ट्रिक्ट में 9 लोग और सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हुए हैं। इससे एक दिन पहले सोमवार को अफगानिस्तान में पाकिस्तान सीमा पर जबरदस्त विस्फोट हुआ था, जिसमें 9 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल हो गए थे। तालिबान के गवर्नर कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक यह धमाका उस वक्त हुआ जब नगरहार प्रांत में खाना बेचने वाली गाड़ी ने एक पुराने मोर्टार के गोले को टक्कर मार दी। यह विस्फोट नागरहार राज्य में लालापार जिले में हुआ था। इस घटना के लिए अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। यह प्रांत तालिबान के प्रतिद्वंद्वी इस्लामिक स्टेट ग्रुप का मुख्यालय है।
देर रात तक चली 14वें दौर की भारत चीन सैन्य वार्ता। सेना प्रमुख बोले, LAC पर चुनौती अभी कम नहीं हुई है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए 14वें दौर की सैन्य वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला। इस पर सेना प्रमुख जनरल MM रणवे ने कहा कि जरूरी नहीं कि हर दौर की वार्ता में कोई नतीजा ही निकले, ज्यादा जरूरी है बातचीत जो अभी चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि LAC पर चीन की चुनौती अभी कम नहीं हुई है। मीडिया से बातचीत के दौरान सेना प्रमुख ने बताया कि सीमा पर दोनों तरफ से सेनाओं की स्थिति अभी कमोबेश समान ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। जहां तक चीन की सेना की तरफ से पेश आने वाली चुनौती का ताल्लुक है तो हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। जब तक LAC पर स्थिति सामान्य नहीं हो जाती हमारी सेना सीमा पर डटी रहेगी। उन्होंने बताया कि LAC पर 3 तरीकों से स्थिति सामान्य हो सकती है। पहला, दोनों तरफ से आमने सामने का टकराव खत्म हो। दूसरा, विवादित स्थलों पर तनाव दूर करने का रास्ता निकाला जाए। और तीसरा, सीमा पर दोनों तरफ की सेनाएं अपने पूर्व स्थलों पर लौट जाए। अलवर में निर्भया जैसी दरिंदगी, मूक बधिर से गैंग रेप, कापा राजस्थान और हिल उठी सियासत। राजस्थान के अलवर में मूक बधिर नाबालिग से गैंग रेप के बाद की गई बर्बरता का सच सामने आने के बाद इसे सुनकर हर कोई कांप उठा। पीड़िता का जयपुर में 8 डॉक्टर्स की टीम ने बड़ा ऑपरेशन किया है। पीड़िता की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। दिल्ली के निर्भया गैंगरेप जैसी वारदात की राजस्थान में पुनरावृत्ति होने से सियासत में हलचल मच गई है। पूर्व CM वसुंधरा राजे ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उसे शून्य बताया है। वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए SIT गठित की गई है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। अलवर में गैंगरेप के बाद पुलिया में फेंकी गई नाबालिग को बुधवार को ही अलवर से जयपुर रेफर कर दिया गया था। जयपुर में JK लॉन अस्पताल में 8 डॉक्टर्स की टीम ने पीड़िता का बड़ा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद पीड़िता की स्थिति स्टेबल है, उसे ICU में रखा गया है। पीड़िता को खून चढ़ाया गया है, उसकी एक सर्जरी भी होनी है। पीड़िता का ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन नॉर्मल है, उसके होश में आने के बाद काउंसलिंग की जाएगी। डॉक्टर्स के कारण 15 साल अंधी रही महिला, गलत इलाज से बर्बाद कर दी जवानी। एक बार अपनी जांच करवाने के बाद बैठ नहीं जाना चाहिए, दोबारा जांच जरूर करवाएं। हो सके तो अगली बार किसी दूसरे डॉक्टर्स और बेहतर अस्पताल में जाएं। ये सलाह अमेरिका के कोलोराडो के अरोरा की रहने वाली कोनी पार्के दे रही हैं। दरअसल 15 सालों तक उन्होंने ऐसी जिंदगी जी जहां सब कुछ काला था, चारों तरफ अंधेरा। परिवार के साथ रहते हुए भी वो देख नहीं सकती थी। बच्चे बड़े हो गए, पोते पोतियां हो गई, लेकिन कोनी पार्के के लिए सब कुछ अनदेखा सा था। कोनी अंधी हो चुकी थी। 15 साल पहले आंखों में कुछ दिक्कत हुई, डॉक्टर्स के पास गई तो चेकअप के बाद पता चला कि उनकी आंखों की रोशनी जा रही है, जो कभी वापस नहीं आ सकती। फिर क्या था, उनकी तो दुनिया ही वीरान हो गई। करिश्मा तब हुआ जब 2018 में उन्हें UK हेल्थ शू एंस्ट्रक रॉजर्स आई सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां नेत्र रोग विशेषज्ञ ने बताया कि उनका इलाज गलत था। उन्हें तो सामान्य से इलाज से ही ठीक होने वाला मोतियाबिंद है। फिर इलाज हुआ और कोनी की दुनिया फिर से रोशन हो गई। विदेशी कर्ज के मोहताज इमरान खान के बड़बोले बयान, पाकिस्तान की माली हालात भारत से बेहतर। पाकिस्तान तो वैसे विदेशी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि अर्थव्यवस्था की बढ़ती रफ्तार के मामले में पाकिस्तान ने अपने हमसाया मुल्क भारत को पीछे छोड़ दिया है और तरक्की के नए आसमान को छू रहा है। हालांकि इमरान खान ने ये दावा पाकिस्तान में किसी को पच नहीं रहा है। लोग पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। एक सेरेमनी के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान में जनसंख्या घनत्व एक समान ही है। दोनों देशों में प्राकृतिक समानताएं भी एक समान ही हैं, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने जो नीतिगत फैसले लिए हैं उससे भारत को क्या अंजाम हो रहा है। भारत से तुलना करके देखिए कि हम उनसे कितना आगे निकल चुके हैं।
आज उनका भारत का विकास दर -7% है, लेकिन हमारा पाकिस्तान का विकास दर 4% है, जबकि हमारे हालात और उनके हालात में काफ़ी अंतर है। इमरान खान ने यह भी कहा कि जब कोरोना महामारी आई तो भारत की स्थिति हमारे मुकाबले काफ़ी बेहतर थी, लेकिन हमने अपने फैसलों की बदौलत न सिर्फ अपनी जनता की ज़िंदगी बचाई बल्कि उनके मुकाबले हमने अच्छी विकास दर हासिल की है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि पाकिस्तान के लिए बमुश्किल वक्त अब खत्म हो चुका है। कोरोना के शक में लोगों का जबरन मेटल बॉक्स में रख रहा चीन। कोरोना वायरस एक बार फिर से दुनिया में तबाही मचा रहा है। चीन ने कोरोना नियंत्रण के लिए जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई है। इसके लिए ट्रैकिंग और ट्रेसिंग पर जोर देते हुए कोरोना संक्रमितों पर अत्याचार भी किए जा रहे हैं। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला शांक्सी प्रांत के शियान शहर का है, जहां क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर कोरोना संक्रमितों को जबरन मेटल बॉक्स में रखा जा रहा है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को इन बॉक्सों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर किसी इलाके में एक भी कोरोना संक्रमित मिलता है तो उस इलाके के लोगों को इस बॉक्स में डाल दिया जाता है। बहुत से इलाकों में लोगों को आधी रात में उनके घर से निकालकर इस क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया। नोएडा के सैकड़ों फ्लैट खरीदारों को वापस मिलेगा पूरा पैसा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से सैकड़ों फ्लैट खरीदारों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। दिवाली न होते हुए भी घरों में दिवाली जैसी खुशियां मनाई जा रही है। यह सैकड़ों फ्लैट खरीदार सुपरटेक की एमरोल्ड योजना के ट्विन टावर से है। सुप्रीम कोर्ट 30 अगस्त को अवैध रूप से बने ट्विन टावर को गिराए जाने का आदेश जारी कर चुका है। फ्लैट खरीदारों को पैसा वापस करने के लिए भी कहा था, लेकिन फ्लैट खरीदारों के मुताबिक बिल्डर पैसा वापस करने से आनाकानी कर रहा है। वहीं नोएडा अथॉरिटी को आदेश दिया है कि वह 17 जनवरी तक टावर गिराए जाने की योजना कोर्ट में जमा कराए। नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक की एमरोल्ड योजना के तहत 40 मंजिला ट्विन टावर बने हुए हैं। नियमों को दरकिनार कर अवैध रूप से यह टावर बनाए गए हैं और बाद में उन्हें बेच भी दिया गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में अवैध ट्विन टावर का मामला पहुंचा तो 30 नवंबर तक उन्हें गिराए जाने के आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन अभी तक टावर टूटे नहीं हैं। वहीं बिल्डर फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा देने में टाल मटोल कर रहा है। इस शिकायत को लेकर फ्लैट खरीदार कोर्ट चला गया था। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।